सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे और एक्स्ट्रा भी आप लोगों को करवा दिए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पर हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रोजेक्टाइल। बेटा प्रोजेक्टाइल क्या है, कैसे काम करता है और कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जो वर्ड है ये कहना क्या चाहता है और इसका मतलब क्या होता है। बेटा प्रोजेक्टाइल अगर मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसे पाथ को बताना चाह रहा है जो बेसिकली 2 डायमेंशनली वेरी कर रहा है, यानी कि उसका मोशन हमारे पास 2 डायमेंशन में है। पहली डायमेंशन हमारे पास किस तरफ है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पर, और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं कहता हूँ कोई भी फंक्शन मेरा अगर y मान लिया कोई भी एक फंक्शन है, ये x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से वेरी करेगा तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं। ये आप लोग क्लास 10 तक पढ़ के आ चुके होंगे, राइट। अब जब ये इस तरीके के फंक्शंस हम लोगों को फिजिक्स की इक्वेशन में मिलेंगे तो आप याद रखिएगा बेटा, ऐसे फंक्शंस के ग्राफ हम लोगों को पैराबोलिक ग्राफ मिलते हैं। कैसा मिलते हैं? पैराबोलिक ग्राफ मिलते हैं। अब इसी चीज़ को आज हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे और देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल के दौरान हमारे पास जो पाथ आता है वो कैसा आता है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मैं आप लोगों को 2 तरीके के बता देता हूं जो आपके सामने आएंगे। बेटा पहला प्रोजेक्टाइल वो होगा जब आप किसी एक हाइट पर खड़े होंगे और उस हाइट से आप चीज़ को फेंक रहे होंगे, पहला। और दूसरा जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे और ग्राउंड से किसी एंगल से चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जब हमारे पास किसी एक हाइट h से चीज़ को फेंका गया है, चीज़ को नॉर्मली फेंका गया है। अब मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मेरे पास 2 बॉल थी, दोनों का मास वगैरह सब कुछ सेम था, मैंने एक बॉल को नीचे गिराया और दूसरी बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंका। एक बॉल को उस पॉइंट से नीचे सेम हाइट है और उसी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी से मैंने उस दूसरी बॉल को फेंका, दोनों बॉल हमारे पास बिल्कुल सेम थी। आप मुझे बताइए इन दोनों बॉल में से कौन सी बॉल पहले नीचे गिरी थी, पहली वाली जिसको छोड़ा या दूसरी वाली जिसको फेंका? उतनी जल्दी नहीं, लेकिन मैंने फेंका तो ऐसे है। हाँ सेम कैसे होगा बेटा? जब एक को ऐसे फेंक रहा हूँ और एक को ऐसे फेंक रहा हूँ तो क्या दोनों सेम होंगे? मैं ऐसे कुछ वेलोसिटी देके अगर फेंक रहा हूँ, ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम है ना? ग्रेविटी सेम है बिल्कुल, तो नीचे फेंकेंगे जल्दी पहुंचेगी। बिल्कुल बेटा मेरे को भी ऐसा ही लगता था, पर आंसर सेम वाला है। आंसर इज करेक्ट। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बेटा एक्चुअल में गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व दिस कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट के, और इसी चीज को हम लोगों ने फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल भी बोला था। यानी कि अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं और एक बॉल को फेंक रहा हूं तो दोनों बॉल बिल्कुल सेम टाइम पे ही नीचे गिरेंगी अगर सेम हाइट पे हैं तो। रीजन ये बताया गया कि आप लोगों के पास डिस्टेंस कवर दूसरी वाली बॉल का ज्यादा होगा, लेकिन टाइम जो नीचे पहुंचने में लगेगा वो दोनों का क्या रहने वाला है, हमारे पास सेम रहने वाला है। कुछ ऐसे समझिए कि इस बॉल का अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट देखता हूँ तो एक कंपोनेंट तो मेरे पास ऐसे आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिससे मैंने उसे आगे फेंका है जो उस बॉल को आगे लेकर जा रही थी। तो कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ पर ये कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए जाते हैं और आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया इसकी कहानी क्या होगी। अब फटाफट से इसकी छोटी मोटी डेरिवेशंस पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, एक ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशन में है
जिसके एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ मूव करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट पे अफेक्ट कर रही है, उसका वर्टिकल कंपोजिशन से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक हाइट h पर खड़े होकर इनिशियल वेलोसिटी u से एक बॉल को फेंका गया है और ये बॉल कुछ समय के बाद यहाँ पर इस ग्राउंड में पहुँच गई है, इस ग्राउंड में इस पॉइंट पर पहुँच गई है। लेट्स से ये पॉइंट O है, किसी भी एक इंस्टेंट पर मैं A पॉइंट मान लेता हूँ इसको और ये मैं उसको B मान लेता हूँ। मैंने कहा जब मैंने बॉल को किसी एक हाइट से फेंका है बच्चा, तो मेरे पास जो उसने पाथ ट्रेस किया है वो OAB है। आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, आपको बताना है कि इसने कितने समय तक में ये काम पूरा किया होगा। बेटा जितने भी समय तक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अगर मैं इस पेन को फेंकता हूं तो ऊपर जाने से लेकर वापस नीचे आने तक जिस दौरान ये हवा में रहा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। लेकिन ये कहानी दूसरी है, ये मैं नीचे से फेंक रहा हूँ इसलिए उसमें एक टाइम ऑफ एसेंट है, एक टाइम ऑफ डिसेंट है। ये कहानी दूसरे से सिर्फ ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास एक ही रहेगा। एसेंट जो हमारे पास ऊपर जाता है बेटा, डिसेंट मतलब टॉप पॉइंट पे पहुंच के जो वापस हमारे पास नीचे आ रहा होता है। अब आइए देखते हैं कि इस पॉइंट ए पर जब पार्टिकल आपके पास पहुंच गया है, कहां पर, पॉइंट ए पर, तब क्या कहानी रही होगी। पॉइंट ए पर इसने जो डिस्टेंस कवर करी है, लेट्स से ये डिस्टेंस कवर करी है, तो मैं मान के चल लेता हूं एक्स एक्सिस पे तो ये वाली डिस्टेंस कवर करी है और वाई एक्सिस पे हमारे पास इसने ये डिस्टेंस कवर करी है, राइट। जब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया इन टाइम t, मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा t, तो मेरे पास बेटा इस ऑब्जेक्ट की जो x एक्सिस पे कमांड रहेगी वो x इज इक्वल्स टू u इंटू टी रहने वाली है। भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ टाइम रहने वाला है। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने x एक्सिस में, मैं क्या लिखूंगा x इज इक्वल्स टू u इंटू टी, क्योंकि मैंने उसे इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है। अब मैं बात करता हूं यहां से टाइम की, तो मेरे पास t की वैल्यू x बाई यू आ जाएगी। ये तो कोई छोटी मोटी बात है, बड़ी चीज है नहीं। बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, किसकी बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन के दौरान मेरे पास चीज नीचे आ रही है तो v माइनस का रहेगा, ये बात आप लोगों को पता है, और g भी माइनस का रहता है, मैंने आपको पहले से बता रखा है। लेकिन वर्टिकल मोशन के दौरान आप लोगों का इस बार u नहीं रहेगा, u 0 रहेगा। खुद सोचो ना, अगर आप लोग यहाँ से किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो या फेंक भी रहे हो, इनिशियल तो u 0 है ना वर्टिकल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए जो चीज u है, वर्टिकल के लिए u थोड़ी है। वर्टिकल के लिए तो आप लोगों ने रेस्ट पे रखा है ना उस ऑब्जेक्ट को, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी बेटा, फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। लेकिन मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या आएगी, माइनस की, और ये भी माइनस की आएगी क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो बेसिकली माइनस माइनस निकल जाएगा, तो मैं इसे प्लस लिख दूँ। देखो ये तो 0, चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे जा रहा है, तो हमारे पास u क्या है इसके लिए 0, तो 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर, बट t की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x बाई यू, तो आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, जहाँ पर मेरे पास y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर लिखना हो तो मेरे पास k की वैल्यू
1/2g/u² आ जाएगी कंपेयर करने पर दोनों इक्वेशन को, क्योंकि k x² लिखना था तो जो ये वाली वैल्यू बची x² के अलावा वो सारी k में आ जाएगी बेटा। तो 1/2g × 2u², ये मेरे पास k आ जाएगा y = kx²। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था अगर कोई भी फंक्शन y = x² के साथ वेरी करता है तो इसका मतलब इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ये कैसी है, आपकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। तो आपके पास पूछा जाता है इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसकी बताइए, तो आपके पास इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ जाती है बेटा, y = kx²। यहाँ तक आप लोगों से एक चीज़ पूछी जाती है। अगली चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है कि भाई साहब इन्होंने ये जो डिस्टेंस है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा बेसिकली वो क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। बट ये निकालने के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे आप यहाँ से यहाँ तक की बताइए। अब बेटा रेंज के लिए आप लोग निकाल देंगे r = u × पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं आएगी, जो आपके पास रेंज आएगा वो आ जाएगा u × कैपिटल। अब कैपिटल T कैसे आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर मैं कैपिटल T की बात करता हूँ बेटा तो मेरे पास इस कैपिटल T को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की चीज़ के बारे में, किसी न किसी एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मुझे जो चीज़ पता है वो ये है कि v = u + at होता है, लेकिन जब बॉडी नीचे आ रही है, तो मेरे पास v = u 0 हो जाएगा, -gt, g इससे कट गया तो t = हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल T आएगा बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है पूरा, तो हमारे पास t = क्या आ जाएगा, v/g। एक आप इसको निकाल सकते हैं और एक और चीज़ जो आपके पास आती है इक्वेशन, वो आती है आपके पास v की वैल्यू अगर मैं रखूँ देखो v² - u² = 2gh होता है, पर g हमारे पास यहाँ पे माइनस का रहना है तो आपके पास -2gh, ये u 0 हो जाएगा और ये क्योंकि v नीचे आ रहा है साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग v माइनस करेंगे। हाँ तो बेटा -2gh रखेंगे, हाँ तो ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, v² माइनस का = 2gh, राइट, और v = √2gh माइनस का, राइट, क्योंकि नीचे आ रही है तो इसलिए हमारे पास ये माइनस का आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को v की जगह पर क्या रख सकते हो, √2gh रख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस आपको क्या बताएंगे कि देखो टाइम आपके पास नेगेटिव में नहीं आ सकता, टाइम आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो अगर आप लोग यहाँ पर टाइम को लिखेंगे तो टाइम कितना आएगा, √2gh और अपॉन में g, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t = √2h अपॉन में g। ये आपके पास क्या आ जाता है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहा होगा। दूसरा, अब आप रेंज निकाल सकते हो इस टी की, क्योंकि हमारे पास बड़ा टी आया ना, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आ गई। आपसे पूछेगा रेंज क्या है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो बेटा रेंज निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, u × √2h अपॉन g निकाल दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये क्या है आपके पास, रेंज। लेकिन हाँ जी, हाँ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको सारे एक ही चीज़ में निकाल के दिखा दिया कि आपके पास जो भी वैल्यू है आप उसके हिसाब से निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास वैसे अगर इस टी को देखेंगे तो वैसे माइनस में आता नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव मोड लिया, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव फैक्टर रहने वाला है, ओके। अब यहाँ पर आपसे कहेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब आप कैसे निकालेंगे बेटा।
तो आपको मान के चलिए ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। जब ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। अब जो अंडर द हॉरिजॉन्टल इफेक्ट रहा होगा वो हमारे पास ये आएगा Vx, और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट रहा होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Vy आ जाएगा। लेट्स से अभी के लिए कि जो आपने फेंका वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एक थीटा एंगल बना रहा है, आपका एंगल किसी के साथ ही बन सकता है, वो मेंशन कर देगा। मैंने मान के चला है कि मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों की मर्जी, आप कैसे भी कर लें, राइट। तो पहले तो मेरे को अगर पूछेगा कि इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ए पॉइंट पर Vy और Vx मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो मेरे पास V नेट जो आएगा या V एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वो कैसे निकाल लेंगे आप, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर सिंपली निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बताइए इस समय पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन किससे बताई थी हम लोगों को, टेन थीटा से। तो टेन थीटा में मतलब ये जो Vy होगा इसको अगर आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते तो यही हमारे पास Vy होने वाला है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B। तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू Vy अपॉन में Vx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vy अपॉन में Vx, ये आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा थीटा की वैल्यू कितनी आई, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स Vy बाय Vx। ये आप लोगों के पास एक छोटी सी डेरिवेशन हो जाती है जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया जाता है। अभी जो आपके पास अगला केस आएगा वो आएगा एंगुलर प्रोजेक्शन का। अभी हमने इसका दिया है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऊपर से फेंका है। अब अगली बार मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद इसको किसी एंगल से फेंकेंगे, तो ये वाला केस अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। आप लोग इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अपनी अगली डेरिवेशन पर चलते हैं। अब हम लोगों ने बेटा वहां से ऊपर से देखा, जब हमने क्या दिया आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हम लोग एक एंगुलर प्रोजेक्शन देने वाले हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल को किक करता हूँ, तो फुटबॉल को किक करने पर बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास अगर फुटबॉल को किक करा गया है, तो किक करने पर बॉल कुछ इस तरीके से हमारे पास जाएगी और कुछ इस तरीके का पाथ कवर करेगी, और ये वाला जो पाथ है ये इसका क्या है बेटा, हमारे पास इसका प्रोजेक्टाइल। तो जो पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स प्रोजेक्टाइल, और ये कैसा रहने वाला है, पैराबोलिक पाथ रहने वाला है। अब यहाँ पर कहानी क्या थी कि आपने इस बार ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी u। ये जो आपका एरो लग रहा है ये किसका है, u का है, और ये u ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर जाकर गया होगा। जब आप इस u के कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा आ रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास u टाइम्स साइन थीटा आ रहा है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहूँ तो बेटा मेरे पास इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो इस तरफ आएगा u cos थीटा का, इस पॉइंट पर देखूंगा तो इधर आएगा, इस पॉइंट पर देखूंगा इधर, इस पॉइंट पर देखूंगा इधर, इधर, मतलब कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो आपके पास u cos थीटा हर जगह पर सेम है। u cos थीटा पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। जो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, u sin थीटा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट पे सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट आने वाला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ग्रेविटी प्लेज नो रोल। नहीं, हॉरिजॉन्टल बेटा बस वो जा रही है विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मैं अगर यहाँ से हवा में ऐसे चलने लगूंगा ना, तो जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा बस वही ग्रेविटी के इफेक्ट में रहेगा। हॉरिजॉन्टल मेरा कोई ग्रेविटी से रोल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से दूर गया है। अगर मैं उसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ और एक पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ तो भाई साहब अगर मैं ये साइमल्टेनियसली कर पाया तो आप लोग देखो कि ये दोनों पेन सेम टाइम पे ही गिरेंगे। तो वो एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस में गड़बड़ है फेंकने में। लेकिन अगर ऐसा हो पाता कि मैं दोनों को सेम टाइम पे फेंक पाता तो यू विल बी फाइंडिंग कि भैया ये दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर जमीन पर नीचे गिरते, लेकिन ऐसा करने में हम असमर्थ हैं क्योंकि हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट इतने अच्छे तो हैं नहीं, ठीक है। वेल फटाफट से इसकी डेरिवेशन पे आते हैं।
अगर मैं बात करता हूं मेरे पास जो डिस्टेंस कवर करी गई होगी इस एक्स एक्सिस पे, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो लेट्स से कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पे मान लेता हूं, इस बार भी इस पॉइंट पे निकालता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितना एक्स इसने कवर किया होगा, डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, राइट। वैसे तो हमारे पास प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट वो हाफ ए टी स्क्वायर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऊपर जा रहा है तो हमारे पास यू टी तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव, x डिस्टेंस है, और टाइम तो हमारे पास जो भी टाइम, जितने टाइम के लिए हम लोगों ने कहानी लिखी है। अब ग्रेविटी हमेशा वो लगने वाली है नीचे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बट ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इसका कोई रोल है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, तो x आपके पास क्या रहेगा, u इंटू टी, बट यहाँ पर u सिर्फ u नहीं रहेगा। इस डिस्टेंस के लिए u की वैल्यू u cos थीटा आने वाली है, तो इसलिए आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी u cos थीटा इंटू टी, और आपके पास यहाँ से जो आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी x बाय यू टाइम्स कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं जब पार्टिकल ऊपर की तरफ गया है, यानी कि ये हमारे पास क्या आया बेटा, यू एक्स। देखो आपके पास यू एक्स क्या आया, आपके पास बेसिकली यू कॉस थीटा आएगा, और आपके पास यू वाई क्या आएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, तो आप लोग कहेंगे कि सर आपके पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रहती है, बट इस बार आपके पास ये एक इसका आ जाएगा माइनस जी टी हो जाएगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर गई है तो v भी पॉजिटिव, बट ये u कैसा रहेगा मेरे पास, u साइन थीटा। तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ जाती है, u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। टी की जगह पर आप x बाय यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बाय यू कॉस थीटा। तो आपके पास इस तरीके से अगर वेलोसिटी निकालने को आ जाए तो आप इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन आपसे पूछेगा कि जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुई है ये आप कैसे निकालेंगे। तो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस, लेट्स से ये वाली जो वर्टिकल डिस्टेंस जितनी भी जिस भी पॉइंट पे कवर होगी सब जगह कहानी सेम आएगी, कोई अंतर नहीं आने वाला। जो भी आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस बेटा कवर हुई है उसको आप लिखेंगे s, या y कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है, साइन कन्वेंशन लेंगे, y पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि चीज़ें ऊपर जा रही हैं, राइट। तो एस इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहने वाला है। और अगर मैं यू वाई की बात करता हूँ तो मेरे पास यू वाई क्या आया है, यू साइन थीटा। तो आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा, t की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं, x बाय यू कॉस थीटा है, तो आपके पास x बाय यू इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोगों को u साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, यू से हो गया tan थीटा x tan थीटा आ जाएगा, सिंपल साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो y इज इक्वल्स टू x टाइम्स tan थीटा माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखो 1/2 g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं देता हूँ q, ठीक है। जैसे वहां मैंने kx लिखा था, यहाँ पे मैं q लिख देता हूँ, तो मैं इसको देता हूँ qx स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर। देखो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस, इसको x tan थीटा लिख देना, माइनस हाफ gx स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब जो उसने पाथ फॉलो किया है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये क्या है हमारे पास, हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मैं tan थीटा को p मान लिया है, 1/2 g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर 1/2 g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को q मान लिया है। तो हमारे पास y किसके साथ वेरी कर रहा है, px माइनस qx स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है।
तो जो हमारे पास y इज इक्वल टू जब इस तरीके से वेरी करता है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और जब y ऐसे वेरी करेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन से तो इसका पाथ भी कैसा होगा, हमारे पास पैराबोलिक पाथ ही नजर आप लोगों को आएगा। ठीक है, एक चीज ये हो जाती है। अब इसके बाद सेम कहानी जैसे हमने उसमें निकाली थी वो निकालनी पड़ेगी, बट यहाँ पर एक और चीज निकालनी पड़ती है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो आपके पास पूरा प्रोजेक्टाइल है इसकी मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी। अब आप खुद सोचो, मैक्सिमम हाइट तो यही रही होगी इसके सेंटर पर, राइट। यहाँ पर दो टाइम होते हैं, ये वाला जो टाइम आता है बेटा इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ एक्सेंट, यानी कि जिस टाइम से वो राइज कर रहा है, और ये वाला जो टाइम आता है बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, जिस टाइम पर वो नीचे आएगा। जनरली आप लोगों के केसेस में आपका जो टाइम ऑफ एसेंट है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर ही रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप लोग एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल में कुछ एजम्पशंस मान के चलते हो, पहला एक आप लोग एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को खत्म कर देते हो, दूसरा आप रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ के कंसिडरेशन को नहीं लेते हो, तीसरा जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है जिसकी वजह से इन सब चीज़ों में चेंज आता है आप उसको भी नेगलेक्ट करके चलते हो। तो आपसे ये पूछ सकता है एक दो नंबर में कि भैया वो एजम्पशन लिखिए जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान लेकर चलते हैं, और फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, एजम्पशन आई बताई। फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब हॉरिजॉन्टल पाथ वर्टिकल पाथ पर कोई डिपेंडेंस नहीं रखता है, उनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। वर्टिकल पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ जी रहता है, हॉरिजॉन्टल पाथ पर जी का कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर आपके पास ये पूछेगा कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, आपसे पूछेगा ये रेंज कितनी है, आपसे पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, और फिर आपसे पूछेगा कि कितने वैल्यू पर मैक्सिमम चीज़ों को फेंका जा सकता है, कितने डिग्री से चीज़ों को मैक्सिमम फेंका जा सकता है। जेवलिन थ्रो वगैरह जब हम लोग करते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि हम लोग टाइम ऑफ पहले मैक्सिमम हाइट देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। देखो बेटा, मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये है, और जब यहाँ पर आया होगा तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसका v 0 हो गया होगा, और आप लोगों को इक्वेशन पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये चीज़ आपसे पूछी जाती है कि भैया ये कैसे आएगा। अब देखो g तो माइनस का होगा, तो ये वैल्यू तो हमारे पास माइनस की आने वाली है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद v तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, u साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कैसे आई है मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास वर्टिकल देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो कोई रोल नहीं है ना, यहाँ पे किसका रोल है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स gh, और ये h मैक्स कर सकते हो आप 2g h मैक्स, ये दोनों माइनस के थे इसलिए मैंने काट दिया माइनस, ठीक है। तो आपके पास h मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आ गया। अब आपसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि आपके पास जितना ये टाइम आया है ये कितना आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास बेटा कोई सी भी इक्वेशन आप उठा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से भी निकाल सकते हैं, तो अभी मैं उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। v y इज इक्वल टू यू y माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी हो जाएगा। अब बेटा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकाल लेता हूँ एक केस, या दूसरा केस ऐसा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेता हूँ, उसको इंटू टू कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर दोनों केस सेम ही आएगा भाई, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास क्या है, सेम है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी निकाल देता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है, वो टाइम जिसके दौरान आपका प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा हवा में रहा है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये आधा आ जाएगा, और आधा कब आएगा, यहाँ से यहाँ तक का आधा आ जाएगा, तो यहाँ तक का निकाल के इंटू 2 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आती है। अब बेटा अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, इस पॉइंट पर ये मेरे पास जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट की है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा बेटा, तो इसे आप 0 कर दीजिए।
तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की 0 इज इक्वल्स टू यू बाई किसके इक्वल है, यू साइन थीटा के इक्वल है बेटा हमारे पास, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, बेसिकली टी हाफ है पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक का एक्सटेंड तक का, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो t इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, u साइन थीटा बाय जी। अब मैंने क्या बोला, ये यहाँ तक का है, सिंस टाइम ये हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट, फिर आप यहाँ पे लाइन लिखना, सिंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू, या तो इसका प्लस इसका कर दो, u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा बाय जी प्लस u साइन थीटा बाय जी, तो आपके पास कितना आ जाएगा टी ए प्लस टी डी और 2 इंटू टी ए, बात तो एक ही आएगी, 2u साइन थीटा बाय जी, तो ये आपके पास क्या आ जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। आपके पास मैक्सिमम हाइट आ चुका है, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। अब आपसे पूछेगा कि आपके पास रेंज क्या आई, यानी रेंज का मतलब क्या है, उस प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, ये इसके पास हमारे पास आपका रेंज आता है। अब देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं है, रेंज के लिए बेसिकली जो टाइम लगा है वो कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन इस बार एक कहानी अलग है। वो कहानी क्या है कि जो आपके पास इस बार u लगेगा वो हमारे पास किसका लगेगा, कॉस कंपोनेंट का, क्योंकि हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी है तो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तो आप लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन जो हमारे पास रेंज के लिए आपके पास काम आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं रेंज निकाल देता हूँ, तो रेंज इज इक्वल्स टू ux इंटू टी, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपके पास r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ux को u cos थीटा और उसको क्या लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट को, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, इंटू 2u साइन थीटा बाय जी, राइट, क्लियर है इतना। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका बन रहा है, तो उसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं, ये बायोलॉजी वालों के लिए फॉर्मूला है बेटा, जब आपके पास ऐसे बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो पूरा, साइन 2 थीटा बाय जी, तो आपके पास r इज इक्वल्स टू बाय जी, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, u इंटू यू, ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेंज की। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेंज। अब आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो बेटा यहाँ पर देखो रेंज को मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए साइन 2 थीटा की, क्योंकि u स्क्वायर और g तो कांस्टेंट टर्म है, तो जो चेंज वैल्यू हो रही है हमारे पास साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे, यानी कि साइन 2 थीटा आपके पास 1 होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45 डिग्री आनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी कि जितने भी आपके जेवलिन थ्रोअर होते हैं उनको क्या बताया जाता है, जब आप किसी भाले को फेंकेंगे तो उसको आपको कितने डिग्री पर फेंकना है, 45 डिग्री पर फेंकना है, ताकि आपके पास जो आपका रेंज है वो मैक्सिमम आ जाए। इसका भी मैं कोशिश करता हूँ आपको एक प्रैक्टिकल कराने की अगली क्लास में, जिससे आप इसको इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, 60 पे कम हो रहा है। और जब कॉम्प्लीमेंट एंगल बनते हैं जैसे कि 30-60, तो उस समय पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि 30 और 60 वाले जो कॉम्प्लीमेंट बने हैं इस समय पर बेटा रेंज तो बिल्कुल सेम आएगी, यानी कि जितना 30 डिग्री पे फेंकोगे उतना ही 60 डिग्री पे जाएगा, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 60 डिग्री के केस में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी आएगी, किसी भी एक पॉइंट पर बेटा आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो वही कहानी है बिल्कुल सेम जैसे हम लोगों ने करी थी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए और ये मान लीजिए, ठीक है। अब आपके पास जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास कौन सा बनाएगा इस बार, देखो रिजल्टेंट हमारे पास ये आएगा ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसके साथ थीटा एंगल बन रहा है,
तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी थीटा। फिर से वही कहानी, ये वाली वैल्यू किसकी थी, यू कॉस थीटा, ये वैल्यू किसकी थी, यू साइन थीटा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अंडर रूट में, और वो आप आराम से निकाल सकते हो। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू यू वाई अपॉन यू एक्स। हाँ जी बताइए। रिजल्टेंट डायरेक्शन का और वेलोसिटी का, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी वो आपसे पूछा जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, सर कंपोनेंट रिजॉल्व करके तो निकालोगे। तो वो कैसे निकालोगे, ये बार हमारे पास क्या आएगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, यू साइन थीटा आएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसके केस में आ जाएगा नॉर्मल। और दूसरा पूछेगा डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, फिर से ये लाइन खींच दोगे, tan थीटा लगा दोगे, थीटा इज इक्वल्स टू यू वाई बाई यू एक्स, वही चीज़, या वी वाई बाई वी एक्स, वही जो सेम चीज़ हम लोगों ने पीछे कही थी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये आप लोगों के पास प्रोजेक्टर का केस है। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी बहुत इसमें और चीज़ें हैं, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो आपका रह गया है वो रह गया है, एक तो सर्कुलर मोशन, और एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और हैं जिसको हम लोग लेके चलेंगे। हाँ, सेंट्रीपिटल वगैरह जो हमारे पास केस आएंगे वो हम उसमें देंगे, और एक दो चीज़ें जो हमारे पास मोशन इन 1D की रह गई थी उनको भी लेके चलेंगे, जैसे कि आपका रिएक्शन टाइम रह गया है, एक दो छोटी मोटी चीज़ें और रह गई हैं। स्टेयर केस वाली प्रॉब्लम रह गई है कि स्टेयर केस से ऐसे जाएगा, टप्पा खाएगी बॉल, फिर नीचे जाएगी तो कितना हो रहेगी, वो सारे यस वो उछलने वाली तो करा दी है, लेकिन और बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। जो भी चीज़ आए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें चैप्टर को, और वाइंड अप ना करते हुए एक क्लास और ले लेंगे जिसमें उच्च न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।